जय हिंद दोस्तों, सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब पे सभी का स्वागत है। आज सतीश सर का एक क्लास था, लेकिन उनका तबीयत खराब हो जाने के कारण वो क्लास हमें लेना पड़ रहा है। तो सब लोग जुड़ जाइए, सब लोग जो जुड़ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सतीश सर का तबीयत खराब होने के कारण ये क्लास हमें लेना पड़ रहा है। जय श्री राम, जय भीम। जुड़ जाइए सभी लोग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भीम। सुचित, गुड इवनिंग। ऐसे सॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। राम राम ऋषिकांत, राम राम सॉल्यूशन। और भी लोग जवाब देंगे। राधे राधे पवन। गुड इवनिंग भाग्यश्री। आज विश्वकर्मा पूजा भी है। गुड इवनिंग शोलिनी। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। आज का सेशन मजेदार होने वाला है। नहीं, बिल्कुल सही। सतीश सर आने वाले थे, जय भीम, लेकिन उनका तबीयत खराब हो गया, टाइफाइड हो गया है, उसके कारण हम क्लास ले रहे हैं। बिल्कुल सर अगर जल्द ही स्वस्थ हो जाए तो उसके बाद वो क्लास लेंगे। और जो सतीश सर टॉपिक लेने वाले थे वही टॉपिक आज है। तो जो सतीश सर जो टॉपिक लेने वाले थे वही टॉपिक आज है। टाइफाइड हो गया उनको। सब लोग जुड़ गए हैं तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सब लोग लाइक शेयर कर दीजिए, सब लोग लाइक शेयर कर दीजिए। और सभी को हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। और क्वेश्चन का जवाब देना शुरू कीजिए। बहुत सबसे पहला जवाब आया देवा का, उसके बाद सलोनी का। बिल्कुल। और इसका जवाब दीजिए। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। किस अवधि में गुप्त वंश ने शासन किया है? उसका पहला ये है, जवाब देना है। ये है छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका जवाब का वेट कर रहे हैं आपका। देवा, सलोनी, पवन, देवा, स्वीटी। और भी लोग जवाब देंगे। आरती, नीतू, और भी लोग जवाब देंगे इसको। बस इतना ही लोग का जवाब आया। ए सुजीत, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका जवाब आ रहा है सही जवाब आ रहा है। जो गुप्त वंश है वो शासन किया, बिल्कुल सही जवाब। सर्वोदय आईएएस के नाम पर इसका ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। 319 से 500, 319 से 500 बिल्कुल सही है। यह है गुप्त वंश, गुप्त वंश का शासन काल रहा है, बिल्कुल सही है। 319 से 500। ये जो गुप्त वंश है, अब एक उस गुप्त वंश के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ये जो गुप्त वंश है इसके जो संस्थापक हैं श्री गुप्त। गुप्त वंश का जो स्थापना किए हैं वो किए हैं आपके श्री गुप्त, जो गुप्त वंश के संस्थापक हैं। उनके बाद इनका जो पुत्र है उनका नाम है घटोत्कच शासक बनता है। और उसके बाद जो राजा बनता है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और इसका जो कार्यकाल था 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा है। और 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा है। और जब ये गद्दी पर बैठा तो उसी के याद में एक संवत चलाया जिसे को बोलते हैं गुप्त संवत। तो गुप्त संवत की जो शुरुआत किया है वो किया है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो श्री गुप्त हैं। एक सूपिया अभिलेख है, सूपिया अभिलेख में यह बताया गया है कि गुप्त वंश का जो वंशावली की शुरुआत होती है वो घटोत्कच से होती है। ये सिर्फ और सिर्फ सूपिया अभिलेख में बताया गया है। सूपिया अभिलेख में यह बताया गया है कि गुप्त वंशावली की जो शुरुआत होती है वो होता है घटोत्कच से। ऐसे जो गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्री गुप्त है,
उनका पुत्र हुआ घटोत्कच। उसके बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, और ये राजा बनते हैं 319 ईस्वी में। इसी के टाइम एक संवत चलता है, वो है गुप्त संवत, और यही है चंद्रगुप्त प्रथम। इनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये है आपका, ये जो श्रीगुप्त राजा बने थे तो उन्होंने एक मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया था। मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया था, और मंदिर को देख रेख के लिए 24 गांव दान में दिए थे। और ये है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त सिर्फ इसके संस्थापक हैं, लेकिन वास्तविक संस्था का आपको चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मासूम सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि यूपी पीसीएस मेंस 2008 और यूपी पीसीएस मेंस 2003 और 2011 दोनों में पूछा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, कितने अश्वमेध यज्ञ, 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी प्रसवसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका जवाब का वेट कर रहे हैं आप लोगों का, बताएंगे जवाब। सेकंड वी, सबसे पहला आंसर आया देवा का, और भी लोग जवाब देंगे, और भी लोग जवाब देंगे। सबसे पहला आंसर आया देवा का, पवन बिता बी, 2A, ऋषिकांत बी, नेक्स्ट जो है बी, और लोग भी जवाब देंगे। 4 अश्वमेध यज्ञ किया था बी, कोमल सिंह बी, सुजात। गुड इवनिंग अवनी, जवाब दीजिए अवनी। कोमल सिंह बिल्कुल 2B, रेखा 2B, सलोनी 2B, और भी लोग जवाब देंगे, और भी लोग जवाब देंगे। अपने यादव 2B, जय भीम 2B भी, बिल्कुल 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 सबका सही जवाब आ रहा है। जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए हैं वो किए हैं प्रवरसेन प्रथम। अब प्रवरसेन प्रथम जो है ये वाकाटक शासक हैं, वाकाटक शासक हैं, और इन्होंने वाकाटक शासक है, और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किया है, 4 अश्वमेध यज्ञ किया है। और ये जो पहले राजा आते हैं पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के राजा हैं, और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। और ये जो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे तो इनके जो पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे वो थे पतंजलि, वो थे आपके पतंजलि, वो पुरोहित थे आपके पतंजलि, पतंजलि इनके पुरोहित थे। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध कराया था, और 1 अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त ने भी करवाया था। और इसका जो उल्लेख है वो मिलता है प्रभावती के, इसका जो उल्लेख मिलता है वो प्रभावती के पूना अभिलेख से मिलता है, प्रभावती के पूना अभिलेख से मिलता है, पूना अभिलेख से मिलता है कि समुद्रगुप्त ने भी 1 अश्वमेध यज्ञ कराया था। इसमें से जो आंसर होगा आपका बी, प्रवरसेन प्रथम, ये वाकाटक शासक हैं, ये 4 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। इससे पहले जो ए ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, वो 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, और 2 अश्वमेध कराने वाले पुरोहित थे पतंजलि, और समुद्रगुप्त भी 1 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, जिसकी जानकारी प्रभावती के पूना अभिलेख से मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसका आंसर चाहिए। ये देखिए बीपीएससी 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जवाब देंगे आप लोग, इसका जवाब देंगे आप लोग, जवाब का वेट कर रहे हैं, जवाब का वेट कर रहे हैं आप लोग का, इसका जवाब देंगे आप लोग। थ्री का डी, सबसे पहले सालू डी, पवन सिंह डी, एक डी है, उनका नाम ही कुछ अलग है। स्वीटी डी, रेखा डी, सुजीत डी, भाग्यश्री डी, कोमल सिंह डी, अवनी यादव डी, रोशन कुमार डी, और भी लोग जवाब देंगे।
बिल्कुल जिनका डी जवाब आ रहा है, भारत का नेपोलियन जो बोला जाता है बिल्कुल सही है, ये बोला जाता है आपको समुद्रगुप्त। जिनका भी डी आंसर है बिल्कुल सही है, इसको सोल्यूशन डी। भारत का जो नेपोलियन बोला जाता है वो बोला जाता है आपके समुद्रगुप्त को, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। और जो ये बोला है एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। और भारत का नेपोलियन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने नॉर्थ इंडिया में 12 और साउथ इंडिया में 12 राजा को हराया था। तो अपने जीवन काल में कोई युद्ध भी नहीं हारे थे, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन बोला जाता है। और ये नॉर्थ इंडिया में 12 और साउथ इंडिया में 12, आर्यावर्त में 12 और दक्षिणावर्त में 12 राजाओं के हराने के कारण इनको विंसेंट स्मिथ ने आपको भारत का नेपोलियन कहा है। एक क्वेश्चन 56वीं से 59वें बीपीएससी 2015 में पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है यूपीपीसीएस मेंस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त है? कौन से ऐसे गुप्त राजा हैं जिसका एक और नाम देवगुप्त था? देवगुप्त किसका नाम है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फोर्थ का जवाब देंगे सभी लोग। आप लोग सबसे पहला जवाब आया देवा का, और भी लोग जवाब देंगे, सबका जवाब का वेट कर रहे हैं। सुजीत 4 भी, और भी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। पवनी 4 भी, कोमल सिंह भी, सलोनी, रेखा कुमारी 4 का भी। किसे देवगुप्त के नाम से एक अन्य का नाम देवगुप्त है? चंद्रगुप्त द्वितीय, बिल्कुल सही। जिनका बी आ रहा है पवन आईएस गुप्ता भी, बिल्कुल जिनका बी ऐसा नहीं, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनका एक अन्य नाम है आपको देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही आप इनका एक अन्य नाम है देवगुप्त। इनका और भी नाम है, जैसे कि इनका और नाम है जैसे देवराज, इन्हीं का नाम है देवराज। इन्हीं का एक अन्य नाम है देवश्री। और इन्हें विक्रमादित्य भी बोला जाता है। इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनको विक्रमादित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक शक राजा को हराए थे, और शक राजा को हराने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की, और ये विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण किया था। और गुप्त वंश के जितने भी महान शासक हैं, उनमें से सबसे महान शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने आपके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और जिस शक राजा को हराए थे उनका नाम था रुद्रसेन तृतीय। रुद्रसेन तृतीय के हराने के बाद इन्होंने अपना उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य, और इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहा जाता है। और इनको जो विक्रमादित्य का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है पराक्रम का शूर्य, ये विक्रमादित्य का अर्थ होता है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कि किसी देवगुप्त के नाम से जाना जाता है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को नाम से जाना जाता है। इनका एक और नाम है देवराज और देवश्री। इन्होंने एक उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य की उपाधि इसलिए धारण किए थे क्योंकि ये शक राजा का नाम है रुद्रसेन तृतीय को हराने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और विक्रमादित्य का जो अर्थ होता है वो होता है पराक्रम का शौर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है और आपके सामने है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, मासूम क्वेश्चन, यूपीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया है। और क्वेश्चन है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त,
ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी रामगुप्त। जवाब देंगे आप लोग 5 का। सबसे पहले जेवा का 5 का सी। मैं पूछ रहा हूं चंद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। रेखा 5 सी। और भी लोग जवाब देंगे, और भी लोग जवाब देंगे। आज कुछ सलोनी 5 सी, सबका सी आ रहा है, ऐसा क्या है भाई? अजय कुमार अजय सी। डी आपका है सी कोमल सिंह सी। ए जो है आपका परम भागवत का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। सलोनी 5 सी, इसका जो आंसर है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला ये जो पहला शासक है वो है आपका समुद्रगुप्त। कौन है वह? समुद्रगुप्त। आप लोग जो चंद्रगुप्त द्वितीय बोल रहे थे उनसे पहले भी एक परम भागवत की उपाधि धारण किए हैं, वो किए हैं समुद्रगुप्त। गया और नालंदा के ताम्रपत्र में यह बताया गया है कि ये गुप्त जो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले पहले राजा हैं आपको समुद्रगुप्त, और इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था ना, भारत का नेपोलियन इन्हें कहा जाता है, नेपोलियन इन्हें कहा जाता है। और ये सबसे पहले राजा हैं जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। और इन्हें आपको लिच्छवी दौहित्र भी बोला गया है। इन्हें लिच्छवी दौहित्र भी इन्हें कहा गया है। लिच्छवी का न दौहित्र इन्हें कहा गया है, दौहित्र इन्हें कहा गया है। तो ये हैं आपका जो करने वाले राजा हैं वो हैं आपको समुद्रगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आज कुछ ज्यादा ही है तो थोड़ा सा फास्ट रहेगा सेशन। आप ही लोग के दिमाग पे क्वेश्चन को बढ़ाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल राज्य के शासक का क्या नाम था? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? इसका जवाब देंगे आप लोग। जवाब का वेट कर रहे हैं आप लोग का। आप लोग जो जवाब देंगे वो लिख कर जवाब देंगे ABCD करके। सबसे पहले जवाब आया पवन IAS गुप्ता 6B। और भी लोग जवाब देंगे 6 का जवाब। सब लोग लाइक कमेंट करेंगे। अपनी यादव 6 का भी। और भी लोग जब बताएंगे, और भी लोग ऋषिकांत 6 का C, भाग्यश्री C। और भी लोग कोई हैं रेखा 6B। जवाब का वेट करें सभी का। इसके सॉल्यूशन अजय कुमार सिन्हा C, कोमल सिंह C। बिल्कुल जिनका C जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है, जिनका C जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। ये जो है आपका समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें कौशल राज के जो राजा का नाम है वो महेंद्र दिया गया है। और सर्वोदय IAS के नाम पर इसका ऑप्शन होगा C। और ये इसका ऑप्शन है आपका C। प्रयाग प्रशस्ति के कौशल के राजा का नाम दिया गया है महेंद्र। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त के, इसके जो लेखक हैं जो किए हैं वो है हरिसेन। और ये है हरिसेन जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया। और प्रयाग प्रशस्ति के 19वां और 20वां श्लोक में यह बताया गया है कि समुद्रगुप्त दक्षिण भारत के
दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराए हैं, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराए हैं, इसका जो वर्णन है 19वां और 20वां अभिलेख में किया गया है। और प्रयाग प्रशस्ति के चौथा अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति के जो चौथा श्लोक है, इसमें यह बताया गया है कि समुद्रगुप्त कैसे राजा बना। तो उसको राजा बनने का जो वर्णन है ये प्रयाग प्रशस्ति का चौथा अभिलेख में है। और प्रयाग प्रशस्ति के 7वां अभिलेख में 50वां 7वां श्लोक है, अभिलेख बार बार बोल दे रहा हूँ, 7वां श्लोक है, इसमें यह बताया गया है कि समुद्रगुप्त कैसे विजय प्राप्त किया। तो समुद्रगुप्त की विजय की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति के 7वां श्लोक में है। और प्रयाग प्रशस्ति के जो चौथा श्लोक है उसमें उसको राजा बनने की जानकारी दिया गया है। और 19वां और 20वां अभिलेख में समुद्रगुप्त दक्षिण विजय किया था और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को जो हराया है उसका उल्लेख 19वां और 20वां अभिलेख में 20वां श्लोक में है। ये है आपका प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है यूपी आरओ प्री 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, फिर से क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है। चलिए जानकारी इसका चाहिए, जवाब चाहिए आप लोग का। एक क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहला जवाब आया देवा का 7B, और भी लोग जवाब दे सकते हैं। 7A सबसे शिवानी, सोलोनी। 7B सुजीत। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में किसका ए, भाग्यश्री ए, रेखा 7 का बी, और भी लोग जवाब देंगे, और भी लोग का जवाब का वेट कर रहे हैं हम। क्या हो सकता है आप लोग का जवाब? भाग्यश्री बी, अपने यादव 7B। देखिए मैं इसको बता देता हूं, जो समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है उस पे कुल 4 राजाओं का उल्लेख है। समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है उस पे कुल 4 राजाओं का उल्लेख है। उसमें से पहला है अशोक, अशोक के बाद इस पे आता है, अशोक के बाद इस पे आता है, उसका नाम आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद जो होता है वो होता है अकबर, और अकबर के बाद एक और व्यक्ति का नाम आता है, वो है जहांगीर, वो है आपका जहांगीर। यानी कि आपका प्रयाग प्रशस्ति पे कुल 4 राजाओं का उल्लेख है। उसमें से पहला है अशोक, और इसमें 4 राजा हैं। उसमें से देखिएगा जो अंतिम राजा है वो है जहांगीर, इसलिए इसका आंसर होगा आपका जहांगीर। ठीक है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति था ये शुरू में कौशाम्बी में था, ये शुरुआत में आपका कौशाम्बी में था। बाद में इसे अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद में लाया गया। तो पहले ये कौशाम्बी में था, बाद में इसे इलाहाबाद में लाया गया। और इस प्रयाग प्रशस्ति पर एक और व्यक्ति का नाम है, उनका नाम है बीरबल। तो बीरबल का भी नाम प्रयाग प्रशस्ति पे लिखा गया है। इसमें 4 राजाओं का उल्लेख है। पहला है अशोक, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है अकबर, चौथा है जहांगीर, और एक और व्यक्ति का नाम है, उनका नाम है बीरबल आपका ए। और अशोक पहले प्रयाग प्रशस्ति कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद में लाया गया, तब से इलाहाबाद में ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है आप लोग की तरह। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए। और क्वेश्चन ये है कि हरि सिंह समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि था। ऑप्शन बी, उसने देवी चंद्रगुप्तम नामक महाकाव्य की रचना की।
वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। इसमें सही उत्तर चुनना है, इसमें से सही उत्तर को चुनना है। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 2, ऑप्शन 3 2 3, ऑप्शन डी 1 3, ऑप्शन ई केवल 1। ये हाल फिलहाल में क्लास में डिस्कस किया गया था क्वेश्चन भी, अगर आप लोग सर्वोदय से किसी बैच में पढ़ते हो तो। सबसे पहला जवाब आया देवा का 8D, सुजीत सेकंड जवाब सुजीत का। और भी लोग जवाब देंगे, सभी लोग को जवाब देना है और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है। आज विश्वकर्मा पूजा भी है, सबको हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। अनंत चतुर्दशी भी आज है। के कुमार डी, और भी लोग जवाब देंगे? बस 3 ही लोग जवाब देंगे? कोमल डी, अवनी यादव डी, ईद का तो नाम ही अजीब है। डी ए जो आपका, इसका चलते हैं आंसर की ओर। इसका जो आंसर है प्रियंका डी, स्वीटी कुमारी 7 का डी, 8 का डी है। ए जो है आपका, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, डी है। ये जो पहला आंसर आप लोग, पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, ये बिल्कुल सही है। और उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। जी नहीं, ये जो देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य है ये गलत है, वह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता भी, ये भी सही है। जो देवी चंद्रगुप्तम जो है इसके जो रचयिता हैं वो है विशाखा दत्त। वो कौन है? विशाखा दत्त। और विशाखा दत्त इसके रचयिता हैं देवी चंद्रगुप्तम के, और देवी चंद्रगुप्तम को जो रचना किए हैं वो विशाखा दत्त है। और इस देवी चंद्रगुप्तम में एक देवी हैं और एक चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इन्हीं दोनों की कहानी का उल्लेख है। और ये दोनों का कहानी का उल्लेख करता है आपको विशाखा दत्त, और उसी का पुस्तक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। ये इसका जो आंसर होगा आपका डी बिल्कुल सही है। जिनका डी है वो सही है, और लगभग सही लोग का ही डी ही है, बिल्कुल सबका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। जवाब दीजिएगा। दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ, ये जो लौह स्तंभ है एक किसकी स्मृति में किया गया है? अशोक, चंद्रहर्ष और अनंगपाल। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2002 में पूछा गया है, इसका जवाब देंगे आप लोग। सबसे पहला आंसर 9 का डी आया है, सलोनी का 9 का बी आया है, के कुमार बी, रेखा कुमारी 9 का डी। सब लोग जवाब देंगे, और भी लोग जवाब देंगे इसका। पवन आयुष गुप्ता 9 का भी, 9 का भी, और भी लोग जवाब देंगे। बस इतना ही लोग का जवाब है। आरती बी, जो बिल्कुल 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 जो बी जवाब देने बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो स्मृति में किया गया है वो एक चंद्र नामक राजा के स्मृति में किया गया है, और ये मेहरौली नामक स्तंभ पे है। ये दिल्ली में एक मेहरौली नामक स्थान पे है, और इसे मेहरौली का लौह स्तंभ भी कहा जाता है, और जो कुतुब मीनार के पास में है, जो कुतुब मीनार के पास में है, कुतुब मीनार के पास में है, और ये है मेहरौली का लौह स्तंभ। ये जो चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है, ये जो चंद्र नामक राजा है जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय से इनका भी पहचान किया जाता है। और यही, और ये जो लौह स्तंभ है, और लौह स्तंभ के जो मीनार है, जो सबसे ऊपर पॉइंट है, वहां पर आपका एक गरुड़ की आकृति है, गरुड़ की आकृति है। इससे पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, जो चंद्र नामक राजा हैं, वो विष्णु के उपासक हैं, और ये विष्णु के उपासक माने जाते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय, और जिनकी पहचान चंद्र नामक व्यक्ति से की गई है, और ये मेहरौली में है जो कुतुब मीनार के पास में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ए 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। आज लगता है कि आपका विश्वकर्मा पूजा के कारण बहुत से बच्चे लाइव में नहीं जुड़ पाए हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। बाद में सभी लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इसको। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, कौन है वो? 10 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहला जवाब आया है सलोनी का 10C, उसके बाद अजय कुमार, अजय 9C। और भी लोग जवाब देंगे, और भी लोग जवाब देंगे, और भी लोग जवाब देंगे, सबका इंतजार है जवाब का। बस इतना ही लोग, 3 ही लोग जवाब देंगे। अवनी सी, देवासी, नंदन, भागश्री, रेखा, सबका सी। जिनका सी आ रहा है बिल्कुल सही है, सी जवाब बिल्कुल सही है आपका। जो अस्कंद गुप्त यानी गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, जो हूण को पराजित किए हैं, उनका जो राजा है वो है अस्कंद गुप्त, वो है अस्कंद गुप्त। सबसे पहले इसमें 2 आप अस्कंद गुप्त के बारे में जानेंगे। जो अस्कंद गुप्त का जो कार्यकाल है 455 से 467 ईस्वी के आसपास इनका काल है। और इनके पिता का नाम था, एक किसके उत्तराधिकारी हैं? तो एक कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी हैं, एक कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी हैं, कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी हैं। कुमार गुप्त के बाद ये शासक बनते हैं, इनका नाम है आपका अस्कंद गुप्त। इन्होंने हूणों को पराजित किए। और हूण कौन थे? तो अब यह क्वेश्चन आता है हूण कौन थे? तो हूण ये फारस एक जगह है, फारस से खेतान के बीच में, फारस से खेतान के बीच में ये लोग फैले हुए थे। और हूण का जो राजधानी था, इनका जो राजधानी था वो था आपका बमियान। इनका जो राजधानी था वो था बमियान, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। और प्रथम बार जो हूण का आक्रमण हुआ है वो अस्कंद गुप्त को टाइम नहीं हुआ है, और अस्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया। और जिस हूण शासक ने आक्रमण किया था उसका जो नाम है आपका खुशनवाज। यही हैं जिन्होंने अस्कंद गुप्त पे आक्रमण किए थे और इनकी हार हुई थी। तो देखते हैं गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया वो है अस्कंद गुप्त। इनका जो कार्यकाल है 455 से 467 के बीच में है। एक कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी हैं। हूण जो है फारस से खेतान के बीच में उनका फैलाव था। उनका जो राजधानी है वो बमियान था। और जो राजा आक्रमण किया था उसका नाम था खुशनवाज नाम था, जिनकी हार हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अस्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था? देखिए क्वेश्चन आपके सामने। एक क्वेश्चन यूपी आरओ प्री 2014 में पूछा है। क्वेश्चन है किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अस्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन ए भित्रीय स्तंभलेख, ऑप्शन बी इलाहाबाद स्तंभलेख, ऑप्शन सी मंदसौर और ऑप्शन डी उदयगिरी अभिलेख। जवाब दीजिएगा आप लोग। 11 का ये सबसे पहला जवाब आया है अवनी यादव। और भी लोग बताएंगे, सभी को जवाब देना है। क्वेश्चन ये आपके सामने ये है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अस्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन ए भित्री स्तंभलेख, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी मंदसौर। सबका जवाब पायवन IAS गुप्ता बी, सलोनी ए, भाग्यश्री बी, अजय कुमार अजय सी। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। डेली हम लोग 7:30 बजे लाइव आए थे। कल सतीश सर का तबीयत खराब था, इसके कारण लाइव नहीं जुड़ पाए। उनका तबीयत आज भी ठीक नहीं था, इसलिए उनके बिहाफ में हम क्लास ले रहे हैं आपका। चलिए मिस्टर मैरिज स्वीटी है, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, सबका अलग अलग जवाब आ रहा है। कुछ लोग जिनका ए जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है अस्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया है?
ए आपका आंसर है। ए सर्वोदय आईएएस के नाम पर ए भित्री स्तंभ लेख। भित्री स्तंभ लेख में ये बताया गया है कि आपका स्कंद गुप्त ने हुणों को पराजित किया है। और भित्री स्तंभ लेख ये वर्तमान में यूपी में है। यूपी के गाजीपुर जिला में है। यूपी के गाजीपुर जिला में है ये स्तंभ लेख। यूपी के गाजीपुर जिला में है ये स्तंभ लेख। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे उनमें निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था। यानी गुप्त साम्राज्य के पतन के कौन कारण नहीं है। पहला कारण हुन आक्रमण, ऑप्शन बी प्रशासन का सामंतीय ढांचा, ऑप्शन सी उत्तरवर्ती गुप्त का बौद्ध धर्म का स्वीकार करना, ऑप्शन डी अरब आक्रमण। बिल्कुल पवन, आज विश्वकर्मा पूजा इसलिए सब पूजा मना रहे होंगे, इसलिए लाइव नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल सही है, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। ट्वेल्व का डी क्वेश्चन 12 डी सबसे पहले जवाब आया क्वेश्चन का। और भी लोग जवाब दे सकते हैं अपनी डी। नंदन 12 डी, देवा 12 डी, 12 डी, 12 डी। बिल्कुल जिनका डी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। श्वेता मिश्रा है नहीं, पवन डी, कोमल डी, सलोनी भी, सुजीत डी। ठीक है, इसका जो जवाब है, चलते हैं आंसर की ओर। इसका जो गुप्त साम्राज्य के पतन का जो कारण नहीं था वो है आपका अरब का आक्रमण। ये था अरब का आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन होने के करीब बहुत दिन के बाद, लगभग 200 साल बाद ये अरब आक्रमण किए थे। तो इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए जो आंसर पूछ रहा है कौन सा कारण नहीं है, तो नहीं से मिलता है, वो आपका होगा अरब सागर, सॉरी अरब का आक्रमण। वो होगा आपका अरब का आक्रमण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक विजेता किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, शक विजेता किसे जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और डी का है कुमारगुप्त। इसका जवाब का इंतजार है। सबसे पहला जवाब किसका आता है मैं देखता हूं। सबसे पहला जवाब, क्वेश्चन लिख के जवाब देंगे आप लोग, कैसे पता नहीं चल पाता है किसका आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन लिख के जवाब देंगे आपको। शक विजेता किसे जाना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन 13 सी, भाग्यश्री सी, देवासी। और भी लोग जवाब देंगे। देवासी, भीम सी, आरती सी, सूरज, हैरी सी। जी बिल्कुल, जिनका सी आ रहा है सही है। आज कुछ ज्यादा ही कम बच्चे लाइव में जुड़े हैं। अजय सी, ठीक है, जिनका सी आ रहा है वो सही है। जो शक विजेता के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है, जिनका सी है वो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इन्हीं को शक विजेता के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने शकों को पराजित किया था। और जो शक राजा को पराजित किया था उसका नाम था रुद्रसिंह तृतीय को इसने पराजित किया था। और पराजित करने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। वो उपाधि था आपका विक्रमादित्य। और शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण किया था
विक्रमादित्य, और एक और उपाधि धारण किया था वो शक को पराजित करने के बाद, वो था आपका सकारी। शक को पराजित करने के बाद ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य बोला जाता है, ये अपने आप को सकारी भी बोले हैं। तो एक और यहाँ से आपको जानकारी मिल जाती है कि इनको सकारी बोला गया है। और रुद्रसेन तृतीय जो शक राजा है, उसके हराने के बाद इन्होंने एक चांदी का सिक्का जारी किया था, चांदी का सिक्का भी चलाया था, चांदी का सिक्का भी चलाया था इन्होंने। ये है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और इसका और इन्हीं के टाइम में एक विदेशी आया था, उसका नाम था आपका फाहियान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 63 बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री जिसका नाम फाहियान है, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कौन ही उपयुक्त में से एक से अधिक। जवाब का इंतजार है। सबसे पहला जवाब किसका आ रहा है? सबसे पहला जवाब देवा, 14 बी सूरज डी, सुजीत डी, सबका भी, सलोनी भी, कोमल भी, नंदन भी, एस को सोल्यूशन भी, भाग्यश्री भी, बिल्कुल पवना श्वेता भी, बिल्कुल 14 का भी जो जिनका बी है बिल्कुल सही है। ये फाहियान आया था आपका, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, बिल्कुल सही, जिनका बी जवाब है। इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहा गया है, विक्रमादित्य इसलिए कहा गया है कि इन्होंने शक राजा को पराजित किया था। और जो फाहियान आया था वो 399 ईस्वी में वो अपने देश से चला था, और 414 में वह अपने देश वापस लौटा है। 414 में वह अपने वापस देश लौटा है। और फाहियान ने जो पुस्तक लिखा है, उसका पुस्तक का नाम था फो यू की, और वो भारत में आया, घुमा, और जो भी चीज को अध्ययन किया, देखा, सुना, समझा, उन्होंने एक पुस्तक में उसको लिखा है। उस पुस्तक का नाम है फो यू की। और वो भारत में आया, और भारत में आने के बाद मध्य देश का वर्णन करता है कि मध्य देश के लोग काफी सुखी संपन्न हैं। यहाँ के लोग प्याज लहसुन भी, मांस मछली और प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं। एक ब्राह्मणों की भूमि है, ये फाहियान बोलता है। और ये इंडिया को चीनी ग्रंथ में इंडिया को इन्होंने इंतु कहा है। इंतु का मतलब होता है भारत, और इन्होंने भारत को इंतु कहा है अपने पुस्तक में। इसका नाम है फो यू की। और इन्होंने बहुत सारी जगह पर भ्रमण भी किया है, जैसे राजगीर, नालंदा, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, बोधगया। भगवान बुद्ध से जितने भी स्थान जुड़े हुए थे, वो सभी स्थानों को इन्होंने क्या किया? भ्रमण किया। और ये है आपका फाहियान का जानकारी। ये 399 ईस्वी में अपने देश से चले थे, और 414 में अपने देश वापस लौट गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन है आपका यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां ध्यान देना, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन बी पतीक तक्षशिला अभिलेख, ऑप्शन डी प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहालेख, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त एरन अभिलेख। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत बताना है। जवाब का वेट कर रहे हैं आप लोग का। सबसे पहला जवाब देवा का 15 डी, और भी लोग जवाब देंगे। रेखा 15 का डी, सलोनी 15 डी, सुजीत 15 डी, और भी लोग जवाब देंगे 15 डी। सबका डी जवाब आ रहा है। सलोनी बी 15 डी, किसी का डी, किसी का बी। मिस्टर हैरी डी, सलोनी, आरती, सबका डी आ रहा है। जय भीम डी,
देखिए इसका जो जवाब है निम्नलिखित कौन, इसमें जो आपका जो सही आंसर है, जो गलत मिलान किया गया, सुमिलित नहीं है, वो है आपका सी। जो अभी तक किसी ही लोग ने जवाब नहीं दिया, वो है आपका सी। ये जो है उदयगिरी जो गुहा लेख है, उदयगिरी गुहा लेख है, ये प्रभावती से संबंधित ना है, ये आपका संबंधित है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से। इसका जो संबंध है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय से, इसका संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध है, ये प्रभावती गुप्त नहीं है। इसलिए आपका जो आंसर है आपका सी होगा। एक कुमारगुप्त प्रथम, ये सही है। पति की तक्षशिला, ये भी सही है। समुद्रगुप्त एरन, ये भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन IS प्री 1999 में पूछा गया है और क्वेश्चन आपके सामने है। ईसा के तीसरी शताब्दी में, ईसा के तीसरी शताब्दी में जबकि हुण का आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तो भारतीय व्यापारी अधिक निर्भर हो गए थे। कहाँ है? अफ्रीका के व्यापार पे, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पे, दक्षिण पूर्वी व्यापार पे, मध्य यूरोपीय व्यापार पे। ये कहाँ निर्भर हो गए थे भारतीय लोग? जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो गुप्त काल में जो है किस पर निर्भर हो गए थे? चलिए जवाब इसका है, सबसे पहले जवाब कौन देता है? मैं इसी का वेट कर रहा हूं। सबसे पहला जवाब है सूरज डी और सलोनी डी। भेड़ चाल नहीं चलना है। भेड़ चाल करने का मतलब सब लोग एक ही लाइन में नहीं चलना है। पवन है, गुप्ता 60, स्वीटी डी, रेखा डी, सब लोग डी 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 जवाब दे रहे हैं। 16 का कोमल सी, कोमल सी बिल्कुल। चलते हैं देखते हैं किसका सही आंसर होता है। इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका सी, दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापार पे। जब हुण के आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था तो भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर निर्भर हो गए थे और इस व्यापार के लिए उन्होंने ताम्रलिप्ति बंदरगाह का उपयोग करते थे। ताम्रलिप्ति बंदरगाह का उपयोग करने लगे थे और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार करने के लिए ताम्रलिप्ति। और रोमन साम्राज्य के समाप्ति के बाद जो भारतीय व्यापारी हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पे हो गए थे, जिसमें आपका आ जाएगा जावा, सुमात्रा, ये सब जगह पे उन्होंने व्यापार, श्रीलंका भी व्यापार करते थे, ये सब जगह पे व्यापार करने लग गए थे। बिल्कुल सलोनी, कुशिंदर, प्रियंका, जिसका सी है वो सी ही सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगर एक इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। और एक क्वेश्चन है यूपीपीसीएस RI 2014 और IS प्री 1999 दोनों में पूछा है। क्वेश्चन आपके सामने है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए निम्नलिखित में से किस एक पतन मतलब बंदरगाह संचालित होता है? ठीक है, गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार के लिए किस पतन का संचालित होता है? पहला ताम्रलिप्ति, बी भड़ौच, सी कल्याण, डी काम्बे। सबसे पहला जवाब आया आप देवा 17A, 17A जिनका ए आ रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल नो डाउट सही है, बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी इसके पहले हमने डिस्कस किए थे दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उत्तर भारतीय व्यापार के लिए जो ताम्रलिप्ति का प्रयोग किया जाता है, और ताम्रलिप्ति वर्तमान में बंगाल में, कहाँ है? बंगाल में है, ये बंगाल में है आपका। तो बिल्कुल इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसका ए है आपका ए, जिनका ए है बिल्कुल सही है, जिनका ए है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्वेश्चन ए बिल्कुल सही है आपका। आज विश्वकर्मा पूजा के कारण आज की कक्षा आज बच्चे कम जुड़ पा रहे हैं,
देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, 65th बीपीएससी प्री 2019 में, और क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? उत्तर भारत व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। ये 23 नंबर, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन। 18 का जवाब सबसे पहले किसका आता है? 18। पवन जवाब देके खाना बनाने जाना। एटीन का बी, भाग्यश्री सलोनी सी, और भी लोग जवाब देंगे, अपनी यादों बी। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। ऐसे ये सभी बंदरगाह प्रयोग किए जाते थे। ये जो हैं सभी बंदरगाह उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किए जाते थे, और जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता था वो होता था ताम्रलिप्ति। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था, तो ये सभी, भड़ौच भी था, कल्याण भी था, कॉम्बे भी, सभी उपयोग किए जाते थे। इसलिए इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है RAS प्री 2010 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपके सामने है, गुप्त काल में गुजरात बंगाल दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य मणि एवं रत्न, सी हस्तशिल्प, ऑप्शन डी अफीम की खेती। इसका जवाब देना है ए है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। ये है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 19 का सबसे पहला जवाब आया है देवा का, बिल्कुल ए। और भी लोग जवाब देंगे, सुजीत ए, और भी लोग जवाब देंगे 19 का ए। जी बिल्कुल, जिनका ए जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल ए जो है आपका, जिनका ए आ रहा है अपने, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ए जो क्षेत्र हैं गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल, ठीक है। और ये इसका जो स्थित केंद्र था वो आपका वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। ये जो है वस्त्र उत्पादन संबंधित है, और वस्त्र उत्पादन गुप्त काल का प्रमुख उद्योग भी है। वस्त्र उत्पादन गुप्त काल का प्रमुख उद्योग भी है, वस्त्र उत्पादन। और ये जो है इसके बारे में, जो वस्त्र उत्पादन के बारे में जो जानकारी दिया गया है, एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है अमरकोश। तो अमरकोश में इसका जानकारी दिया गया है। और गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल जो क्षेत्र है आपको वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। टाइम 7 बजे कर दीजिए सर। ओके, देखते हैं इस वीक में देखते हैं, अगर सबका टाइम अगर 7 बजे सही है तो फिर ठीक है। ये है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, IAS प्री 2002 में पूछा है। एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जवाब देना है। विशाख दत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। प्राचीन हिंदू जनश्रुतीय देवी देवताओं राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला का प्रेम कथा के बारे में, 2 आर्य कबीले के सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में दुर्संधियों के बारे में। जवाब का इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का। डी, सबसे पहला डी जवाब आया है आपका देवा का, सलोनी का डी, कोमल डी, और भी लोग जवाब देंगे डी।
रेखा डी, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका डी जवाब है, मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था इसको। ये आपका बिल्कुल जिनका डी है वो सही है, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में दुर्वी संधियों के बारे में इसका जानकारी दिया गया है। ये आपका जानकारी दिया गया है और ये आपका जानकारी दिया गया है। ये आपका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल अपनी आयुर्विज्ञान विषय की रचना के लिए जाता है? ऑप्शन ए सौमिल्य, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन बी शौनक, ऑप्शन डी सुषुप्त। चलिए इसका जवाब देंगे आप लोग। 19 का सबसे पहला देवा का 21 का डी, रेखा 21 का डी, डी डी डी। और भी लोग को जवाब देना है, सभी लोग को जवाब देना है। सलोनी डी, बिल्कुल। देखिए इसमें क्या है वो मैं देखता हूं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है जो आयुर्विज्ञान के विषय में रचना है। देखिए इसका जो आंसर आयोग पहले डी ही माना था, बाद में इसे संशोधन भी किया गया है। ये है आपका जो सौमिल्य हैं आपके, ये ऋग्वैदिक ऋषि हैं। ये हैं आपके ऋग्वैदिक ऋषि हैं। अब आते हैं शूद्रक। ये शूद्रक हैं जो नाटककार हैं। वो आपका शौनक भी नाटककार हैं और ये दोनों गुप्त काल के ही नाटककार हैं। और ये आपके सुषुप्त हैं, ये आयुर्विज्ञान के विषय में जानकार हैं। ये जो सुषुप्त है ना, एक संहिता लिखी है, वो संहिता का नाम है सुषुप्त संहिता। सुषुप्त संहिता इन्होंने लिखा है। और सुषुप्त संहिता में ये बताया है कि इसमें 121 प्रकार का शल्य उपकरण के बारे में इन्होंने बताया है। 121 प्रकार का शल्य उपकरण के बारे में इन्होंने बताया है। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हो जाएगा 10 मिनट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रिपीट ही है, क्वेश्चन रिपीट ही है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 65th बीपीएससी प्री 2019 में पूछा है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? एक सुषुप्त, सौमिल्य, शूद्रक और शौनक। उपयुक्त में से कौन ही? उपयुक्त में से एक से अधिक। औषधि के क्षेत्र में जाने जाते हैं, कौन है आपके? अभी हम लोग डिस्कस किया, कोमल सिंह का सबसे पहला जवाब आया ए, सलोनी ए, भाग्यश्री बी, औषधि के कार्य क्षेत्र में जो जाने जाते हैं ये कौन है आपके? जिनका ए आ रहा ऑप्शन बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। अभी हम डिस्कस किया ना औषधि के क्षेत्र में, ये है आपके सुषुप्त। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सुषुप्त संहिता, जिसमें 121 प्रकार के शल्य उपकरण के बारे में बताया गया है। ये है आपका ऑप्शन ए। ये है आपका ऑप्शन ए। चलिए, आज बच्चे काफी कम हैं, लास्ट क्लास से भी कम हैं आज बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखिए फाहियान से क्वेश्चन आ गया आपके पास। अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना फाहियान, वो फाहियान से क्वेश्चन आया है। फाहियान से क्वेश्चन आया है। फाहियान भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वो कहां स्थित है? एक क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा है। जवाब देंगे आप लोग। जवाब देंगे। सबसे पहला जवाब आया है सी, सुजीत का। और भी लोग जवाब देंगे। आरती, रेखा सी, और भी लोग जवाब दे सकते हैं, ऐसा नहीं है सभी को जवाब देना है। और सबका देखते हैं। देवा बी, सलोनी सी, स्वीटी सी। एक अस्पताल का उल्लेख किया है फाहियान, कहां पे? ये जवाब है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सभी का कुछ अलग अलग आंसर आ रहा है। 23 फाहियान जो है एक अस्पताल का जो उल्लेख किया है, वो जो स्थित है वो आपका पाटलिपुत्र में स्थित था। ये आपका आंसर है आपका डी। ये जो आपका आंसर है आपका डी। और ये फाहियान का जो पुस्तक है फोयू की, उसमें कहता है ये जो अस्पताल है आपका पाटलिपुत्र में, वहां निःशुल्क था। ये निःशुल्क था, निःशुल्क है, ये इसमें कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क फ्री है, फ्री अस्पताल था, ये फ्री अस्पताल है। तो इसका जिनका जिनका डी है बिल्कुल भाग्यश्री पाटलिपुत्र, बिल्कुल बिल्कुल ये है आपका डी। जिनका डी है बिल्कुल सही है। और ये उल्लेख आपका फाहियान किया है। फाहियान जो है 399 में अपने देश से चला था और 414 में अपने देश में पहुंचता है। और वो भारत के विभिन्न राज्यों, विभिन्न जगहों पर भ्रमण करता है। उसमें बोध गया, नालंदा, राजगीर, श्रावस्ती, कपिल वस्तु, ये सभी जगह को भ्रमण करता है। और वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आता है। और भारत को वह इंतु बोलता था, इंतु। इसके पहले हम डिस्कस किया था ना, वो भारत को इंतु बोलता था, इंतु। इंतु मतलब इंडिया। चलिए अगला। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। और एक क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास किसके शासनकाल में थे? 24 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास किसके शासनकाल में थे? सबसे पहला जवाब क्वेश्चन का बिल्कुल चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल। जिनका डी आ रहा है वो सही है। रेखा और देवा का ए है। कालिदास किसके शासनकाल में थे? जिनका डी है वो सही है। मतलब एक कुशिंदर, पंकज कुशवाहा डी, सलोनी डी, अजय, ये बिल्कुल सही। जिनका डी बिल्कुल सही है वो आपका कालिदास एक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे और 9 रत्न में से एक आपको कालिदास भी थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 राजधानी बनाई थी। एक राजधानी था पाटलिपुत्र और दूसरा राजधानी था उज्जैन। दूसरा राजधानी था आपका उज्जैन। और जो नवरत्न का जो निवास स्थल था वो उज्जैन में ही रहता था, उज्जैन में ही रहता था। ठीक है, इस हिसाब से इसका जो आंसर है आपका डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मैं चाहूंगा कि सब लोग इसको जवाब दें क्योंकि अंतिम क्वेश्चन है। आज 2 फेस्टिवल है, एक आपका विश्वकर्मा पूजा, दूसरा अनंत चतुर्दशी। इसके कारण से बहुत से बच्चे आज कम प्रेजेंट हुए हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग।
सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। एक क्वेश्चन देखिए 64 बीपीएससी प्रीट 1 2018 में पूछा है। ऑप्शन है आर्यभट्ट, विभास्कर, शिवब्रह्मगुप्त, दीवारा मिहिर और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सबसे पहला जवाब आया है सलोनी, ए आरती, डी कोमल, आर्यभट्ट, ए रेखा, ए पंकज कुशवाहा, डी और भी लोग जवाब देंगे। ये जो सबसे पहले बताएं ये आर्यभट्ट बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो आर्यभट्ट है बिल्कुल सही है, आर्यभट्ट इन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि आपका प्रतिदिन आपका सूर्योदय और सूर्यास्त आपका पृथ्वी के धुरी के घूमने के कारण होता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम, और आर्यभट्टियम में इसको बताया है। और इनका ये इसका जो आंसर होगा आपका ए आपका हो जाएगा आपका ए। और ये एक गणितज्ञ भी हैं और यही आर्यभट्ट ही हैं जो वर्गमूल, घनमूल, वर्गमूल, घनमूल निकालने का विधि बताए हैं, का सिद्धांत दिए हैं। और साइन जिसको जया बोलते हैं, जया जिसको साइन बोलते हैं, साइन, और जो साइन का जो सिद्धांत भी यही दिए हैं आपके आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इस हिसाब से आपका आंसर ए। और ए रहा आपका आज क्वेश्चन समाप्त हो गया 25 क्वेश्चन। ये जो क्लास था ये सतीश सर के बिहाफ में हमने क्लास लिया है। अब आप लोग बताएंगे जो शुरू से कितने लोग बने हुए थे उनका जवाब मैं जानना चाहूंगा, कितना लोगों का कितना सही हुआ। किसका कितना सही हुआ? किसका कितना सही हुआ मैं पूछ रहा हूं। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम में 7:30। चलिए गुड नाइट। अभी इसको 50 मिनट क्या घंटा हुआ है?